नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं श्याम जी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भारत का संविधान है उसका अवलोकन करने के बाद में किस देश से क्या लिया गया है, मतलब भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहाँ से क्या लिया गया। पिछली क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय जो संविधान है उसको किसने क्या कहा है। तो आज हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं। और क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करते रहिए। आपके पास जो भी पढ़ाई से संबंधित ग्रुप हों, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उस पर जरूर शेयर करिए ताकि इस क्लास का लाभ सभी बच्चे उठा सकें। और आज की क्लास हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान को किसने क्या कहा है। और जो लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो वो लोग पिछली क्लास जरूर देखें। क्या है कि अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो एक एक चीज समझते हुए चलेंगे कि कहाँ से हमारा भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास शुरू हुआ, किस तरह से हुआ। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट क्लियर ना हो पाए कि किस तरह से शुरुआत हुई थी। इसलिए शुरुआत से जो क्लासें पढ़ी हुई हैं आप शुरुआत से जरूर देखिएगा, यानी पिछली क्लासें आप लोग जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, एक एक करके सभी चीजें क्या है क्लियर होती हुई चलेंगी, किस तरह से हमारे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान को किसने क्या कहा, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसको किसने क्या कहा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान को किसने क्या कहा। तो सबसे पहले बात आती है सर आइवर जेनिंग की। किसकी? सर आइवर जेनिंग्स जो हैं उन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा है। तो भारतीय संविधान को सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था कि ये क्या है, सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। क्या है? सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। तो ये हकीकत बात है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या है, सबसे बड़ा संविधान है और क्या है, विस्तृत संविधान है। तो किसने कहा था ये? सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा था? विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, यानी विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ये किसने कहा था? ये कहा था सर आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग ने कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग? सर आइवर जेनिंग्स। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग ने कहा था। और क्या कहा था सर आइवर जेनिंग ने? और सर आइवर जेनिंग ने कहा था कि ये जो हमारा भारतीय संविधान है, क्या है, जो भारतीय हमारा संविधान है वो क्या है, एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सबल है। एक क्या है, एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सबल है। एक ऐसा संघ, एक ऐसा संघ जिसमें केंद्रीकरण की
प्रवृत्ति सबल है। क्या है? एक ऐसा संविधान है जिसमें क्या है, केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, सबल प्रवृत्ति का है। तो ऐसा किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग ने। क्या क्या कहा था कि विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। और क्या कहा था कि एक ऐसा संविधान जिसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है वो कैसी है, सबल है। और क्या कहा था? एक अनोखा ढंग का संविधान। क्या कहा था? एक अनोखा ढंग का संविधान है। कौन सा? हमारे जो भारतीय संविधान है उसको क्या कहा था कि अनोखा ढंग का। क्या? अनोखा, यानी अपने ढंग का एक अनोखा परिसंघ है। अपने ढंग का अनोखा क्या है, परिसंघ। यानी अपने ढंग का क्या है, एक अनोखा परिसंघ है। हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या है, अपने ढंग का अनोखा परिसंघ है। और क्या कहा था? और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसको क्या बोला जाता है, वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। किसका स्वर्ग? वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वकीलों का स्वर्ग किसको बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है? भारतीय जो संविधान है उसको बोला जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वकीलों का स्वर्ग किसे बोला जाता है। अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया है। वकीलों का स्वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना जाने कितनी बार ये अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वकीलों का स्वर्ग है वो किसको बोला जाता है। वो बोला जाता है हमारे जो भारतीय संविधान है उसको बोला जाता है कि ये क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। फिर इसके बाद बात आती है और किसने क्या कहा, तो अब बात आती है प्रोफेसर के ई वेयर। जो के ई वेयर थे उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को क्या कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था देख लेते हैं हम लोग। अर्ध संघी संविधान। जो प्रोफेसर के ई वेयर है उन्होंने क्या बोला था हमारे भारतीय संविधान को कि क्या है, एक अर्ध संघी संविधान है। कैसा संविधान है? अर्ध संघी संविधान है। ये किसने बोला था? प्रोफेसर के ई वेयर ने। फिर इसके बाद बात आती है कि और किसने क्या कहा था। तो अब बात आती है ग्लेविन ऑस्टिन की। किसकी? ग्लेविन ऑस्टिन की। कि जो ग्लेविन ऑस्टिन है उन्होंने क्या बोला था। तो ग्लेविन ऑस्टिन ने क्या बोला था हमारे भारतीय संविधान को कि क्या है, सहकारी परिसंघ है। क्या है? सहकारी परिसंघ है। किसने बोला था? ग्लेविन ऑस्टिन ने बोला था। क्या बोला था? सहकारी परिसंघ बोला था। ये किसने बोला था? ग्लेविन ऑस्टिन ने बोला था। सहकारी परिसंघ बोला था। ग्लेविन ऑस्टिन के बाद अब बारी आती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को क्या बोला था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को क्या बोला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारतीय संविधान को क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जो हमारा भारतीय संविधान है तो क्या है, समय और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाएगा, संघात्मक या एकात्मक हो सकता है। कि जो हमारा भारतीय संविधान है समय और परिस्थिति को देखते हुए संघात्मक हो जाएगा या एकात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघात्मक या एकात्मक।
भारतीय संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार संघात्मक या एकात्मक हो सकता है। कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या है, समय के और परिस्थिति के अनुसार संघात्मक या एकात्मक हो सकता है। और क्या बोला था कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये क्या है, सामान्य रूप में, सामान्य परिस्थिति में क्या रहता है, संघात्मक रहता है। लेकिन जब आपात स्थिति आती है तो ये क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। यानी सामान्य जब परिस्थिति होती है तो भारतीय संविधान क्या रहता है, संघात्मक रहता है। और यदि कोई आपात स्थिति आती, आपात की कोई स्थिति बनती है तो ये क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। क्या होता है, सामान्य स्वरूप में इसका स्वरूप कैसा रहता है, संघात्मक रहता है। कैसा रहता है, संघात्मक रहता है। परंतु क्या है कि अगर कोई आपात की स्थिति आती है, किसकी, आपात की स्थिति आती है, तो कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। परंतु आपात की स्थिति में यह एकात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। ये किसने बोला था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बोला था। क्या बोला था कि भारतीय संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाता है, संघात्मक या एकात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, संघात्मक हो जाता है या फिर एकात्मक हो जाता है। और संघात्मक और एकात्मक कब होता है कि सामान्य परिस्थिति में। अगर हम लोग बात करें कि सामान्य परिस्थिति में भारतीय संविधान संघात्मक हो जाता है, और यदि कोई आपात की स्थिति आती है तो भारतीय संविधान एकात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बाद में कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान ये कब अपनाया गया, इस तरह से हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब बात आती है हमारे किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। किसकी हम लोग बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हमारा क्या है, तिरंगा है। क्या है, तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज जो है वो क्या है, तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और इसका क्या है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो क्या होता है, 3:2 का अनुपात होता है। क्या होता है, 3:2। जो तिरंगा झंडा जो होता है हमारा वो क्या है, 3:2 के अनुपात में होता है। और बात आती है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा जो हमारा तिरंगा झंडा है वो कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था
22 जुलाई 1947 को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा हमारे तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। बहुत से एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा तिरंगा झंडा कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और फिर इसके बाद बात आती है कि जो हमारा राज चिन्ह है, क्या है? राज चिन्ह। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राज चिन्ह की। राज चिन्ह, तो जो हमारा राज चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ है। राज चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। वो कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। और ये सारनाथ है कहां पे? ये है वाराणसी, यानी कि बनारस में है। कहां पे है? बनारस में है, वाराणसी। सारनाथ कहां पे स्थित है? ये वाराणसी में स्थित। सारनाथ से क्या है? जो अशोक का स्तंभ है उससे लिया गया है। सारनाथ के स्तंभ से अशोक चिन्ह। तो कहां से लिया गया है? जो सारनाथ का स्तंभ है उससे क्या लिया गया है? अशोक का जो चिन्ह है वो लिया गया है। ये क्या है? हमारा राज चिन्ह है। क्या है? राज चिन्ह। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या हो गया? ये एक, और ये क्या हो गया? ये दो हो गया। फिर इसके बाद में कि ये अपनाया कब गया था? जो राज चिन्ह है ये अपनाया गया। ये कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कि जो राज चिन्ह है वो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो राज चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को क्या है? हमारा राज चिन्ह अपनाया गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो कलक है, जो राज चिन्ह का जो कलक है उसके नीचे मुंडकोप उपनिषद का क्या है? एक सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? सूत्र लिखा है कि मुंडकोप उपनिषद का सूत्र लिखा है। कलक के नीचे मुंडकोपनिषद का जो सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। जो राज चिन्ह है, जो कलक है, उसके नीचे क्या है? मुंडकोपनिषद का सूत्र लिखा है, सत्यमेव जयते। वो किस लिपि में अंकित है? तो वो जो है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है।
देवनागरी लिपि में अंकित है। कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो सत्यमेव जयते है वो किस लिपि में अंकित है, किस लिपि में लिखा हुआ है, तो किस लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे राष्ट्रगान की। कि राष्ट्रगान क्या है हमारा, जन गण मन अधिनायक जय है। तो ये जो राष्ट्रगान है तो इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। जिसके रचनाकार हैं राष्ट्रगान के तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। और इसको जो राष्ट्रगान है इसको कब अपनाया गया, तो इसको अपनाया गया था 24 जनवरी सन 1950 में। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया। अपनाया गया कब, 24 जनवरी 1950 में। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। और सर्वप्रथम इसको गाया कब गया था, कि जो हमारा राष्ट्रगान है इसको सर्वप्रथम कब गाया गया था। इसको कब गाया गया था, इसको सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर सन 1911 को गाया गया था। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था सर्वप्रथम। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। क्या गाया गया, जो सर्वप्रथम राष्ट्रगान हमारा गाया गया, तो पूछा जाता है कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। और गाया कब ये गया था, कहां पे, तो जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का, वहां पे गाया गया था। कहां पे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो राष्ट्रगान है वो कब गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और गाया कब गया था, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कब, सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और कहां पे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसके रचनाकार कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किसके, जो हमारा राष्ट्रगान है उसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और जो हमारा राष्ट्रगान है उसका गाने का समय, उसका जो गायन समय है वो कितनी देर का है, तो वो है 52 सेकेंड का। कितनी देर का, 52 सेकेंड का उसका गायन समय है। किसका, राष्ट्रगान का। तो राष्ट्रगान का गायन समय, गायन जो गायन समय है वो कितना है, 52 सेकेंड का है। 52 सेकेंड, 52 सेकेंड का। ये तो क्या है, पूरे राष्ट्रगान गाने का समय जो है कितना है, 52 सेकेंड का है। फिर इसके बाद पहली और आखिरी यानी पहली और अंतिम पंक्ति का जो समय है वो कितना है, 20 सेकेंड का है। कितना है, 20 सेकेंड का है पहली और अंतिम पंक्ति। पहली और अंतिम पंक्ति।
इसका कितना समय है? 20 सेकंड का। कितना है? 20 सेकंड का है। पहली और अंतिम पंक्ति का जो समय है वो कितना है? 20 सेकंड का है। यहां तक बात समझ में आई। फिर राष्ट्रगान के बाद बारी आती है कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, क्या है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसके रचयिता कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी उसके क्या है? रचयिता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? वंदे मातरम। तो वो क्या है कि जो रविंद्रनाथ बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सॉरी, राष्ट्रगान के बाद अब बारी आती है हमारे राष्ट्रीय गीत की। किसकी बारी आती है? राष्ट्रीय गीत की। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। यानी जो उनका एक उपन्यास है, क्या है? आनंद मठ। तो उसी से ये क्या है? राष्ट्रीय गीत लिया गया है। उनके द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। तो किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत, जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। किसके? आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास। बंकिम चटर्जी का कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ। कौन सा है? आनंद मठ। आनंद मठ। आनंद मठ से क्या है? लिया गया है। लिया गया है। कहां से लिया गया? आनंद मठ से। तो यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। क्या? हमारा जो राष्ट्रीय गीत है किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। और जो राष्ट्रीय गीत है वो कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। यहां से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। फिर इसके बाद किस उपन्यास से लिया गया है? तो किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहां से 2 क्वेश्चन बने। फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि जो आनंद मठ है वो क्या है? उपन्यास है, क्या है? तो ये क्या है? आनंद मठ जो है ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बना कि जो आनंद मठ है वो क्या है? उपन्यास है। और कभी कभी पूछा जाएगा कि जो आनंद मठ उपन्यास है तो इसके लेखक कौन है? किसके? आनंद मठ उपन्यास के लेखक। तो जो आनंद मठ उपन्यास है इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। और आनंद मठ क्या है? वो क्या है? एक उपन्यास है। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? आनंद मठ है। यहां तक बात समझ में आई? तो कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ है।
फिर इसके बाद बात हम लोग कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है ये सर्वप्रथम कब गाया गया। सर्वप्रथम कब गाया गया, तो कब गाया गया था, ये गाया गया था 1896 में गाया गया था। तो ये कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया, 1896 में गाया गया। और गाया कहां पे गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सन 1896 में हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था। तो यहां से इनके कितने क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या लिखा गया था, आनंद मठ लिखा गया। उस आनंद मठ से क्या हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया, और उनके द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है, आनंद मठ है। और ये सर्वप्रथम कब गाया गया था राष्ट्रीय गीत, तो कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था। और गाया कहां पे गया था, तो ये गाया गया था सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और लगभग आज से क्या है कि जो हमारे भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का जो भारत का संवैधानिक विकास है, ये वाला क्या है पोर्शन समाप्त होता है। यहां तक क्या है, हमारा जो संविधान है उसका क्या है, संवैधानिक विकास पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास से देखेंगे कि भारत के संविधान में क्या क्या है, मतलब एक एक अनुसूची देखेंगे, एक एक उसका भाग देखेंगे और एक एक अनुच्छेद देखेंगे। तो जो संवैधानिक विकास का पोर्शन है वो यहां से समाप्त होता है। अब बाकी हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। तो कल से हम लोग संविधान से सीधा शुरुआत करेंगे कि अनुसूची कितनी है, किस अनुसूची में क्या है, एक एक अनुसूची देखेंगे और एक एक अनुच्छेद देखेंगे, एक एक भाग देखेंगे, है ना। तो सभी लोग दोस्तों पढ़ते हुए चलिए, और जितनी संवैधानिक विकास से संबंधित क्लासें हैं वो आप लोग जरूर देखिएगा। और क्योंकि कल से अब शुरू होगी, भारत का संविधान शुरू होगा, कि उसमें हम लोग अनुसूची, भाग, अनुच्छेद ये सब देखेंगे, क्योंकि संवैधानिक विकास का जो पोर्शन है वो यहीं से समाप्त होता है। तो सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,